नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अपेन से में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की जलवायु, ऋतुएं एवं वर्षा। पिछले वीडियो में हमने देखा था छत्तीसगढ़ के मैदान व मिट्टियाँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्लासेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलवायु, जो आपको दिख रहा है हेडिंग। तो देखते हैं दोस्तों कि जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु होता क्या है। तो दोस्तों, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में वर्षा, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता की दीर्घकालीन अवस्था को ही जलवायु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा जलवायु की परिभाषा कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के वर्षा, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता की दीर्घकालीन अवस्था जलवायु कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जलवायु का निर्धारण होता कैसे है, वर्षा, तापमान, दीर्घकालीन अवस्था कैसे होती है, किस पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है इक्वेटर पर। ठीक है, एक दूसरा वीडियो हम बनाएंगे जिसमें कि हम इक्वेटर, मध्य रेखा, ये सबको हम उसमें डिटेल से समझाएंगे। फिलहाल आप इसको डायग्राम दिख रहा होगा, आप पहले से पढ़े होंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो देखिए, ये इक्वेटर पर डिपेंड करता है, फिर भूमध्य रेखा से दूरी पे डिपेंड करता है, और भूमध्य रेखा से ऊंचाई पर भी जो दूरी है, जो क्षेत्र है वो कि भूमध्य रेखा से कितनी ऊंचाई पर है ये डिपेंड करता है। समुद्र से कितनी दूरी पर है और कितनी ऊंचाई पे है कोई क्षेत्र, ये डिपेंड करता है उसकी जलवायु के लिए कि जलवायु कैसी होगी। वनों का विस्तार डिपेंड करता है कि वन कितने हैं। यदि वन अधिक है तो वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा, ठंडा टाइप का होगा। वर्षा अधिक होगा, तापमान कम रहेगा। उसके बाद हवा का प्रवाह कैसा रहे, यदि हवा का प्रवाह आप इस पर भी डिपेंड करता है कि जलवायु कैसी होगी वहाँ की। अब देखेंगे जलवायु का प्रभाव मुख्यतः किस पे पड़ता है। तो ये पड़ता है दोस्तों मृदा पर, ठीक है, कृषि पर पड़ती है, वन पर पड़ती है और जनसंख्या पे पड़ती है। अब भारत की जलवायु आपको पता है दोस्तों क्या है, उष्ण कटिबंधीय है। तो छत्तीसगढ़ की भी जलवायु क्या होगी, क्योंकि भारत के अंदर ही क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो जब भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है तो छत्तीसगढ़ की जलवायु भी क्या होगी, उष्ण कटिबंधीय। कभी कभी ऑप्शन में उष्ण आर्द्र और उपाद्र महाद्वीपीय होता है, तो ये भी सेम है। अब देखते हैं दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ में जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी जलवायु, या इसे हम बोलते हैं सरगुजा जलवायु, जिसके अंतर्गत सरगुजा संभाग के 5 जिले आते हैं। मध्यवर्ती जलवायु, जिसमें दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग और रायपुर संभाग आता है। अब पेंड्रा एक नया जिला बन गया है, वो भी आ जाएगा इसमें। दक्षिणी जलवायु या बस्तर जलवायु तीसरा है, जिसके अंतर्गत बस्तर संभाग के 7 जिले प्लस मोहला, मानपुर वगैरह भी इसमें आ जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, जो उत्तरी जलवायु है उसका मुख्यालय है अंबिकापुर, मध्यवर्ती जलवायु का मुख्यालय रायपुर है और दक्षिणी जलवायु का मुख्यालय जगदलपुर है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गर्म स्थान है चांपा, जो कि मध्यवर्ती जलवायु के अंतर्गत आता है। तो ये आप नोट करके कॉपी में नोट्स में बना लीजिएगा। और सर्वाधिक ठंडा स्थान है मेनपाट, जो कि सरगुजा में है मेनपाट, और ये उत्तरी जलवायु के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं दोस्तों हम छत्तीसगढ़ में ऋतुएं। तो ऋतुएं पता है मुख्यतः 3 होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। और ऋतुएं डिपेंड किस पे करती हैं, हमारा जो पृथ्वी घूमता है, सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, उस पर डिपेंड करता है। हमने एक यहाँ पे डायग्राम शो भी किया है। अब समझते हैं हम एक इस टेबल के माध्यम से देखते हैं समय। तो जो ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ग्रीष्म ऋतु का मेन भारत में भी लगभग यही रहता है मेन। तो ग्रीष्म ऋतु क्या होता है, मार्च से जून तक रहता है। वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक रहता है और शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक रहता है, आप सबको ये पता है। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु जो है मैक्सिमम छत्तीसगढ़ में जो गर्मी है मई महीने में पड़ती है, मैक्सिमम वर्षा अगस्त में होता है और मैक्सिमम जो ठंडी पड़ती है वो दिसंबर में पड़ती है। मैक्सिमम एरिया जहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है तो वो है चांपा। सबसे अधिक वर्षा होती है तो अबूझमाड़ में होती है, सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है मैनपाट में। अब जिला देख लेते हैं कि किस जिले में सबसे ज़्यादा गर्मी, ठंडी और वर्षा होती है। तो रायगढ़ जिले में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जसपुर और धमतरी जिले में
मैक्सिमम वर्षा होता है और सरगुजा ज़िले में मैक्सिमम ठंडी पड़ती है। संभाग देखते हैं तो बिलासपुर संभाग में सबसे अधिक गर्मी होती है, बस्तर संभाग में सबसे अधिक वर्षा और शीत ऋतु सबसे अधिक होती है सरगुजा संभाग में। जलवायु जो है अब हम देख लेते हैं, 3 भागों में बांटा गया था, मध्य, दक्षिण, उत्तरी। तो ग्रीष्म ऋतु सबसे ज़्यादा होता है मध्यवर्ती जलवायु में, वर्षा दक्षिणी जलवायु में और ठंडी होती है मैक्सिमम उत्तरी जलवायु में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम पढ़ेंगे हम छत्तीसगढ़ में वर्षा। देखते हैं छत्तीसगढ़ में वर्षा को। तो वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी होती है, लौटती वर्षा होती है और पश्चिमी विक्षोभ से होता है। तो उष्णकटिबंधीय या मानसूनी जलवायु से हम देखते हैं पहले, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में वर्षा जो है अरब की खाड़ी से, आपको दिख रहा होगा हमने बनाया था डायग्राम रफ टाइप से, अरब की खाड़ी से जो वर्षा होती है वो 10% ही होती है और 25 सेंटीमीटर, जबकि बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवा, मतलब इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, इधर से जो हवाओं से होती है वर्षा वो 90% होती है 125 सेंटीमीटर। ठीक है, जो मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम बस्तर संभाग में प्रवेश करता है, आप इसे याद करिएगा। टोटल वर्षा देखते हैं तो टोटल वर्षा छत्तीसगढ़ में होती है 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। यदि ऑप्शन में आपका ये न रहे तो 131 सेंटीमीटर से 132 सेंटीमीटर। यदि ये भी आपके ऑप्शन में दिखे तो आप लगाएंगे 1250 mm से 1500 mm। ठीक है, ये 3 तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अब यदि क्वेश्चन ये बनता है कि छत्तीसगढ़ में कितना इंच वर्षा होती है, छत्तीसगढ़ में 69 इंच वर्षा होती है और कितने दिनों तक एवरेज, तो 67 डे तक एवरेज यहाँ पे वर्षा होती है। अब यहाँ पे कुछ हमने लिखा था कि मैकल पर्वत का जो पूर्वी भाग है वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पे वर्षा सबसे कम होती है। तो वो कौन कौन से हैं? कवर्धा, बेमेतरा और मुंगेली। ये चीज़ हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा था। अब दोस्तों एक नोट करेंगे आप कि जगदलपुर ऐसा क्षेत्र है जहाँ कभी भी वर्षा हो जाती है और छत्तीसगढ़ व हरियाणा में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों के मिलने से वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ आप ये भी नोट करेंगे कि लौटता मानसून से छत्तीसगढ़ में वर्षा नहीं होता है और पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में वर्षा होती है और ये होती है सरगुजा क्षेत्र में। अब दोस्तों देखेंगे हम अपवाह तंत्र। ये हम इसका डिटेल जो है अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों धरातल पर स्थित जल की निकासी जब प्राकृतिक आधार पर होती है तो जल प्रवाह से एक धारा निर्मित होती है। जब इस धारा पर एक या एक से अधिक प्रकार की धाराएं आकर मिलती है तो किसी निश्चित आकार में अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। अपवाह तंत्र में 2 होता है, सहायक नदी और मुख्य नदी। सहायक नदी ये क्या होती है? इसका उद्गम मुख्य नदी होता है और मुख्य नदी सहायक नदी का उद्गम होता है और ये क्या होती है? मुख्य नदी में जाकर मिल जाती है और मुख्य नदी क्या होता है? उद्गम होने के पश्चात समुद्र में मिलती है। आप देखिए यहाँ पे डायग्राम समझ आ जाएगा। ये क्या है? हमारी एक मुख्य नदी, यहाँ से इसका उद्गम हुआ है, ये नदी बहती हुई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है? अन्य छोटी बड़ी नदियाँ आकर क्या होती है? इसमें मिल रही हैं। ठीक है, और ये मिल जाएंगी तो क्या होगा? इसका छोटी बड़ी नदियों का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा और ये मेन नदी बन जाएगी। फिर कहाँ जाएगी? समुद्र में। तो ये जो है मेन जाकर समुद्र में गिर रही है उसे मुख्य नदी कहते हैं और जो साइड से आके मुख्य नदी मिलती है उसे सहायक नदी कहते हैं और यही अपवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अपवाह तंत्र भूमि के ढाल पर डिपेंड करता है, नदी जल का वेग पे डिपेंड करता है और नदियों की संरचना पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगले क्लास में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में अपवाह तंत्र। देख लेते हैं कौन कौन सा। महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है, गोदावरी अपवाह तंत्र, सोन अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र 58% है मैक्सिमम, गोदावरी अपवाह तंत्र 28%, सोन अपवाह तंत्र 13% और नर्मदा 1%। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मिनिमम है नर्मदा। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा ये क्लास है जिसमें हमने जलवायु, रीतियाँ, वर्षा, अपवाह तंत्र देखा। अपवाह तंत्र का डिटेल हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।